सोचिए, एक बड़ा कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ, सामान वेयरहाउस से निकल गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक क्रेडिट पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गई। अब एक सेलर क्या करेगा, अपना नुकसान कैसे बचाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की एक डीप डाइव लेंगे और समझेंगे कि एक डिफ़ॉल्ट हुए क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद एक अनपेड सेलर यानी अदत्ता विक्रेता के पास आखिर क्या प्लेबुक होती है। इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सीधा है। पहले हम देखेंगे कि अनपेड सेलर आखिर होता कौन है, फिर आएंगे राइट्स अगेंस्ट द गुड्स पर, उसके बाद लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का टकराव, फिर राइट ऑफ रीसेल, उसके बाद राइट्स अगेंस्ट द बायर और आखिर में सब सेल्स और ऑक्शन के रूल्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हु इज एन अनपेड सेलर। चलिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के मुख्य किरदार को डिफाइन करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 45(1) इसकी बिल्कुल सटीक डेफिनेशन देता है। बेसिकली ये वो सेलर है जिसे अपने सामान की पूरी कीमत अभी तक नहीं मिली है, या फिर एक और सिचुएशन होती है, मान लीजिए पेमेंट के लिए चेक जैसा कोई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट मिला और वो बाउंस हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डेफिनेशन में सिर्फ मालिक ही नहीं बल्कि वो एजेंट्स भी शामिल हैं जिनके पास बिल ऑफ लीडिंग है, यानी कानून ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। प्रोटैगनिस्ट क्लियर है तो अब फिजिकल रियलिटी पर फोकस करते हैं। इसे कानूनी भाषा में जॉस इन रेम कहते हैं, यानी सीधे सामान के विरुद्ध अधिकार। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक अनपेड सेलर के राइट्स दो अलग रास्तों में ब्रांच आउट होते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप बायर को पास हुई है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो सेलर के पास 3 मेन अधिकार आते हैं, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तब इन सब के अलावा विदहोल्डिंग डिलीवरी यानी सामान की डिलीवरी रोकने का पावर भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तीसरा पड़ाव, लियन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट। फाउंडेशन सेट हो चुकी है, अब उस क्रूशल ट्रांजिशन फेस को समझते हैं जब सामान वेयरहाउस से निकलकर खुली सड़क पर आ चुका होता है। ये 2 हिस्टोरिकल पेन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखिए, लियन तब यूज होता है जब सामान अभी भी प्रैक्टिकली सेलर की ही फिजिकल पोजेशन में हो। इसमें बायर का इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया होना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब लागू होता है जब सामान कैरियर के पास हो यानी रास्ते में हो, और यहाँ एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, बायर का इंसॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, लियन पोजेशन को रिटेन करता है जबकि स्टॉपेज पोजेशन को रीगेन करता है। चलिए देखते हैं कि ये मैकेनिक्स आगे कैसे बढ़ते हैं। सेक्शन 50(1) के अंदर ट्रांजिट आखिर शुरू और खत्म कब होता है? जैसे ही सामान कैरियर को डिलीवर हुआ, ट्रांजिट तुरंत शुरू। जब तक वो रास्ते में है ट्रांजिट चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बायर या उसका एजेंट डिलीवरी रिसीव कर लेता है, ट्रांजिट वहीं पर एंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल रूल है, क्योंकि अगर ट्रांजिट एंड हो गया तो स्टॉपेज का अधिकार भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ कोर्ट प्रेसिडेंट्स एक कॉशनरी टेल की तरह काम करते हैं, जैसे एडुलजी और जॉन ब्रोज का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक सेलर ने सामान की डिलीवरी दे दी तो उसका राइट ऑफ लियन वहीं खत्म हो गया। बाद में बायर ने वो सामान रिपेयर के लिए सेलर को वापस भेजा। कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया कि रिपेयर के लिए गुड्स वापस आने से खोया हुआ लियन का लीगल राइट किसी जादू से वापस जिंदा नहीं हो जाता। वो पोजेशन सिर्फ रिपेयर के लिए था, ना कि पैसे की वसूली के जनरल लियन के लिए। एसएल ट्रेडिंग को का प्रेसिडेंट एक और बड़ी प्रैक्टिकल वार्निंग देता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्लेम करने के लिए सिर्फ कैरियर के हेड ऑफिस को एक नोटिस भेज देना काफ़ी नहीं है। ये नोटिस प्रैक्टिकली उस स्पेसिफिक इंसान तक समय पर पहुंचना चाहिए जो एक्चुअल में उस सामान को हैंडल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये डिलीवरी होने से पहले पहुंचना चाहिए। टाइम यहाँ पर लिटरली सब कुछ है। चौथा भाग, द राइट ऑफ रीसेल। अब अगले क्रोनोलॉजिकल स्टेज पर आते हैं जहां सेलर एसेट को लिक्विडेट करके अपना फाइनेंशियल नुकसान कम करने की कोशिश करता है।
सेक्शन 54 की रीसेल कंडीशंस प्रैक्टिकली सेलर्स को एम्पावर करती हैं ताकि वो अपना नुकसान बचा सके। अगर सामान पेरिशेबल है यानी जल्दी खराब होने वाला है तो बिना किसी नोटिस के तुरंत रीसेल की जा सकती है। लेकिन अगर सामान नॉन पेरिशेबल है तो ओरिजिनल बायर को रीसेल करने के इरादे का नोटिस देना स्ट्रिक्टली ज़रूरी है। रीसेल के बाद अगर कोई नुकसान यानी शॉर्टफॉल होता है तो सेलर वो अमाउंट ओरिजिनल बायर से रिकवर कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर रीसेल पर सरप्लस यानी मुनाफा होता है तो सेलर उस प्रॉफिट को लीगली अपने पास रख सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा जब फिजिकल गुड्स को रिकवर करना या उन्हें बेचना एक ऑप्शन ही ना बचे? 5वां मुद्दा, राइट्स अगेंस्ट द बायर। यहाँ पर लीगल स्ट्रैटेजी पूरी तरह चेंज होती है। अब सारा फोकस फिजिकल गुड्स यानी जिस इन रीम से हटकर बायर के खिलाफ डायरेक्ट लीगल एक्शन यानी जिस इन पर्सोनियम पर शिफ्ट हो जाता है। चलिए एक सेलर के फाइनेंशियल क्लेम रिकवर करने के लीगल आर्सेनल को समराइज करते हैं। सेक्शन 55 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है और बायर पैसे देने से इनकार करे तो सूट फॉर प्राइस दर्ज किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस से डील करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का नुकसान। सेक्शन 60 एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए है और सेक्शन 61 डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए। यहाँ सूट फॉर प्राइस और सूट फॉर डैमेजेस के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एंटिसिपेटरी ब्रीच की कंडीशंस एक्चुअली काम कैसे करती हैं। अगर बायर गुड्स की डिलीवरी डेट आने से पहले ही एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दे तो सेलर के पास अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली टर्मिनेटेड मान ले। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। सेलर को फाइनल डिलीवरी ड्यू डेट तक बैठ के इंतजार करने की कोई मजबूरी नहीं है। केसोराम कॉटन मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन इस पूरी लीगल फिलॉसफी को बखूबी समराइज करती है। फाइनेंशियल रेमेडीज क्लेम करने का मेन मकसद यही है कि नुकसान झेलने वाली पार्टी को वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लाकर खड़ा किया जाए जहां वो तब होती जब कॉन्ट्रैक्ट सच में ठीक से परफॉर्म किया गया होता। ये पूरी तरह से लॉस को मिटिगेट करने और कॉम्पनसेशन देने की ड्यूटी को दर्शाता है। लेकिन इस टाइमलाइन में एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन और आ सकता है। क्या होगा अगर बायर ने वो सामान डिलीवरी लेने से पहले ही किसी और थर्ड पार्टी को प्लेज कर दिया हो या फिर आगे बेच दिया हो? छठा और आखिरी भाग, सब सेल्स एंड ऑक्शन रूल्स। और इसी के साथ हम सब सेल्स और सेकेंडरी मार्केट्स की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में एंटर करते हैं जहां थर्ड पार्टीज की वजह से रेस्क्यू मिशन थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर सेक्शन 53 के तहत सेलर के राइट्स सब सेल्स में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन मॉर्वी मर्केंटाइल बैंक का लैंडमार्क जजमेंट एक एक्सेप्शन लाता है। अगर बायर ने रेलवे रिसीप्ट या बिल ऑफ लेडिंग जैसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी ऐसे बोनाफाइड परचेसर को ट्रांसफर कर दिया है जिसे बायर की इंसॉल्वेंसी का कुछ नहीं पता, तो एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। ऐसी स्थिति में अनपेड सेलर अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट पूरी तरह खो देता है, क्योंकि यहाँ कानून उस नए इनोसेंट बायर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सब सेल्स के साथ साथ ऑक्शन यानी नीलामी के रूल समझना भी जरूरी है। सेक्शन 64 ऑक्शंस का एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। जैसे ही ऑक्शनियर का हैमर गिरता है, सेल कंप्लीट। बिड्स की फाइनल अनाउंसमेंट से पहले कोई भी अपनी बोली वापस ले सकता है। और इसमें सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या है? अगर सेलर धोखाधड़ी से प्राइस बढ़ाने के लिए खुद चुपके से प्रिटेंडेड बिडिंग करवाता है तो पूरी की पूरी सेल वॉइडेबल हो जाती है। तो इस सब का सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को बस पुराने कानूनों की एक ड्राई लिस्ट मत समझिए। ये क्रेडिट मार्केट प्लेस में अलग अलग पार्टीज के बीच पावर को बैलेंस करने का एक एक्चुअल स्ट्रेटेजिक प्लेबुक है। ये हमें सिखाता है कि वर्स्ट केस सिनेरियोज में एक सेलर अपने फाइनेंशियल रिस्क्स को मैनेज करके अपने एसेट्स को सेफली कैसे बचा सकता है। इस विश्लेषण के अंत में बस एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। 1930 में तय किए गए ये बेहतरीन कानूनी बचाव आज के इस इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स की तेज रफ्तार दुनिया में कैसे लागू होते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन कॉन्सेप्ट्स ने कुछ नई सोच को जरूर जन्म दिया होगा।